Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. This is your teacher Dr. Noor Muhammad and you are watching me on AS level biology lecture series. But as you all know that we have completed our chapter number 5 and 6, that were nucleic acid and protein synthesis and then cell cycle in the previous lectures, and it's time to do something really important about that, which we normally do after at the end of every chapter, and we are going to solve the problematic questions or exam based questions of these two chapters. ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला you will be solving a lot of questions together with me, both from P1 and P2 that belongs to these sections. ठीक है जी. Why this is very important? Because I've told you again and again in the discussion of this chapter, these two chapters, that these two chapters are going to be very conceptual. There is a lot of detail, there is a lot of concept involved, and if you remember, if you have listened to the lecture जो आप लोग already मिल चुके होंगे, तो you must have an idea up till now that these chapters contains a lot of those concepts which are typical and those concepts which were not easier to understand, and there were a lot of things जो कि बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको इस चैप्टर में समझनी थी in order to grip the concepts. So it's really important कि जैसे हम लोगों ने सेल के आखिर में we did practice different types of questions of cell, इसी तरह से it's really important now that हम लोग इन chapters के ऊपर भी बात करें, and it's really important कि if you are listening to this lecture, तो I would highly recommend you कि first you have to complete the lecture series जो इन दोनों chapters की है. अगर आप लोगों की वो lecture series complete हो गई है तो only attend this problem solving questions so that at least you can relate to what we will discuss in the question. ठीक है जी. तो उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन होगा ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. वी विल बी हैविंग 2 or 3 सेशंस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड द प्राइमरीली इसका जो एम है वो सिर्फ यही है कि आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से आप बहुत सारे क्वेश्चंस P1 और P2 के मेरे साथ 1-on-1 कर सकें. एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, whenever we are doing this part, whenever we are doing this practice, it's really important कि you consider that जैसे कि हम लोग 1-on-1 बैठ के कर रहे हैं, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको उतनी सीरियसनेस से करो जितनी सीरियसनेस से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं. और अगर कोई कॉन्सेप्ट आप में आपके मिसिंग है, लेट्स से, और हम लोग किसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड गो टू दैट कॉन्सेप्ट, रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट अगेन एंड कम बैक टू एंड कंटिन्यू द लेक्चर और कंटिन्यू दिस सेशन. सही है जी. तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन नाउ. वी विल बी सॉल्विंग द वर्कशीट जिसके अंदर दोनों तरह के क्वेश्चंस हमारे पास हैं. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो guys, here you can see on my screen here that the question जो कि हम लोग करने वाले हैं वो होगा न्यूक्लियर डिवीजन यानी सेल साइकिल से, और इसके अलावा जीन कंट्रोल यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस के टॉपिक से. तो यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, लेट्स रीड दैट क्वेश्चन टुगेदर. अ पेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 10 अमाइनो एसिड्स. अच्छा, लाइक ऑलवेज जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आई विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट जो कि उस चैप्टर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हमने पढ़ा हुआ है, एंड देन आई लेट यू डू द फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. और अगर हम P2 का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो यू विल बी गिवन द टाइम टू राइट अ करेक्ट आंसर एंड देन यू विल बी डिस्कसिंग द राइट आंसर. So a peptide consists of 10 amino acids of 4 different kinds. एक पेप्टाइड है जिसमें 10 अमाइनो एसिड्स हैं. 10 अमाइनो एसिड, यू शुड नो कि हर अमाइनो एसिड के लिए कोड्स होते हैं जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से कोड होते हैं. अच्छा, और इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 4 डिफरेंट काइंड्स के अमाइनो एसिड्स हैं. इट मीन्स के 4 अमाइनो एसिड्स ही रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होकर जो है वो 10 यानी 4 अमाइनो एसिड्स ही मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी हुए होंगे और उन्होंने 10 जो है वो अमाइनो एसिड से एक पेप्टाइड बनाया है. दीज क्वेश्चंस आर रियली concept related. What is the theoretical minimum number of transfer RNA molecule required to translate the messenger RNA for this peptide? अच्छा,
क्या पूछा इसने कि अब ये जो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं, इनके लिए जो 10 अमाइनो एसिड्स की चेन, देखो समझने की बात क्या है, अमाइनो एसिड की जो चेन है वो 10 अमाइनो एसिड्स की है, बट उसमें जो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स है वो 4 ही हैं। तो कहता है कि मैसेंजर आरएनए जब लेकर आया होगा ये कोडोनिक सीक्वेंस को, तो हाउ मेनी मिनिमम थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड होंगे इस अमाइनो एसिड को बनाने के लिए। तो व्हाट डू यू से, अगर 10 अमाइनो एसिड्स इन टोटल हैं, तो आपको ज़ाहिर आपके जहन में जो फर्स्ट इंप्रेशन में जो आएगा वो ये आएगा कि 10 ट्रांसफर आरएनए चाहिए होंगे, क्योंकि हर अमाइनो एसिड के लिए आपको अच्छे से याद है प्रोटीन सिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि एवरी सिंगल अमाइनो एसिड के लिए वी डू रिक्वायर अ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। जैसे 1 मिनट रुक जाए, मैं थोड़ी सी स्क्रीन हिल रही है, लेट मी स्टेबलाइज दैट। ओके, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। सो ट्रांसफर आरएनए हमें हर अमाइनो एसिड के लिए एक एक चाहिए होता है, बट यहाँ पर उसने साथ साथ ये भी मेंशन किया है कि जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स क्वालिटी के लिहाज से 4 ही हैं, टाइप और वैरायटी के लिहाज से 4 ही हैं। इट मींस वी कैन एस्टिमेट कि अगर मिनिमम साइड पे हम सोचें तो शायद ट्रांसफर आरएनए के 4 ही मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हों और वही 4 मॉलिक्यूल्स हम रिपीट कर करके 10 अमाइनो एसिड्स की चेन बना लें। तो इट्स माय पार्ट, अब आप लोग सोचो एंड find out the answer and then I'll tell you the right answer and we'll discuss why it is the answer. मिनिमम नंबर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास अगर हम नॉर्मल क्राइटेरिया कहते हैं कि 10 अलग तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, तो डेफिनेटली जो है वो 10 ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड होते प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। बट क्योंकि यहाँ पर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 4 डिफरेंट काइंड्स के हैं, इट मीन्स के 4 ही डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल विल बी इनफ टू कैरी दीज अमाइनो एसिड्स और उनको वो असेंबल करा देंगे। तो द राइट आंसर शुड बी ए एंड लेट्स सी, यस इट इज़ द राइट आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज ए। तो मिनिमम 4 ट्रांसफर आरएनए विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक this peptide or polypeptide. Okay, now let's move to the next question, guys. This is quite a simple question, I guess so. Which type of molecule is the end product of translation? Translation का end product क्या होता है? I don't think इसमें आपको कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है। अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं तो आपको, हमने पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है, one is transcription and other is translation. and यहाँ पर क्या कह रहा है कि which type of molecule is the end product of translation? इस तरह के easy MCQs भी बाज़ दफ़ा आ जाते हैं। तो ट्रांसलेशन जो है वो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अमाइनो एसिड, डीएनए, मैसेंजर आरएनए एंड और पॉलीपेप्टाइड। आई थिंक यू शुड नो द आंसर, just take the right answer and then we'll discuss. Have take the right answer. The end product of the translation is obviously a protein or a polypeptide chain. So the answer should be D. And yes, we have an answer D here. ठीक है जी? So that's quite simple, I guess. Now let's move, guys, to the next question. Okay, this is something related to ammonia cycle and that's not included in your syllabus, so we are going to skip this question. Okay, this is important. This is really important. Immediately after which stage in mitosis in an animal cell does the cytoplasm starts to divide? इमीडिएटली किस स्टेज के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट होता है? यू हैव डन माइटोसिस विद मी एंड आई थिंक ये बहुत इजी होने वाला है आप लोगों के लिए। किस फेज के बाद साइटोकाइनेसिस होती है? एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज एंड टीलोफेज। और अगर मैं इसको सही सीक्वेंस में आपके लिए रिपीट करूं तो इट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। So now I think I have told you the answer. Just take the right answer and then I'll show you the answer. Okay guys, you must have found out the right answer and it should be D, because after telophase when a single cell contains 2 nuclei within it, तो उसके बाद आप देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो इनवर्ट पिंचिंग होती है साइटोप्लाज्म की एंड दैट लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। द आंसर शुड बी डी। लेट्स सी द राइट, इज इट अ राइट आंसर? यस, वी हैव द राइट आंसर डी हियर। सही है जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो कि सही आंसर्स अब तक टिक कर रहे हैं। यू कैन सी यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हैं उस वक्त जब आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, और ऑब्वियसली अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, this question is also talking about mitosis. Some diagram is given here. So let's see this question together. You can see that यहाँ पर जो है ना वो डिप्लॉइड सेल दिखाया गया है. डिप्लॉइड सेल किसे कहते हैं हमने शायद बताया है आपको कि जिसके अंदर कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं.
ठीक है जी। विच स्टेज इज ऑफ माइटोसिस इज शोन हेयर। अच्छा, एक सेल है, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस दिखाया हुआ है और उसके अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम दिखाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल है कि ये जो है ना वो टीलोफेज के बाद तो नहीं हो सकता, बिकॉज आप जानते हो टीलोफेज के बाद एक तो डबल क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू बेटा बच्चों क्या होता है कि उसके अंदर दो, एक सेल में दो न्यूक्लियस हो रहे होते हैं, तो ये इट कुड बी एन इंटरफेज और इट कुड बी प्रोफेज, बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज। यानी अभी या तो सेल डिवाइड होना स्टार्ट नहीं हुआ या जस्ट द बिगिनिंग है। डिवाइड होना स्टार्ट नहीं हुआ होता तो हमें मालूम है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग सेल में क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल। तो अगर आपको इस डायग्राम में क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, इट क्लियरली मींस कि क्रोमोसोम्स दिखने का मतलब ये है कि डिवीजन हैज बीन स्टार्टेड एंड दिस मस्ट बी अ प्रोफेज। ठीक है, तो जस्ट टेक द राइट आंसर एंड देन आई विल शो यू द आंसर। According to my statement, prophase should be the answer, which is option C. Okay guys, you must have found out the right answer. So let me show you the right answer. What's the right answer? And it is C. So congratulations, C is the right answer. Let's move to the next question. And oh yes, these are the questions जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। बिफोर गेटिंग टू द क्वेश्चन, आई जस्ट वुड लाइक टू रिपीट अ स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाते हुए बताई थी। एंड द स्टेटमेंट इज दैट the codonic sequence of DNA is, or the codonic sequence of messenger RNA is opposite or complementary to DNA. The codonic sequence of messenger RNA is opposite or complementary to DNA, and the codonic sequence of transfer RNA is complementary to messenger RNA. क्या कहा मैंने? मैसेंजर आरएनए डीएनए के कोड से भी उल्टा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आरएनए ट्रांसफर आरएनए के कोड से भी उल्टा होता है, जबकि डीएनए और ट्रांसफर आरएनए के जो कोड्स होते हैं सिमिलर होते हैं, विद द ओनली डिफरेंस ऑफ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन इन ट्रांसफर आरएनए। ये स्टेटमेंट अगर आपके जहन में अच्छे से है विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा इजी फील करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। The RNA triplet UAG, okay, the RNA triplet UAG act as a stop codon. अच्छा, यहाँ पर ये बात कर रहा है, we have talked about start and stop codon already. तो stop codon के तौर पे UAG act करता है। ठीक हो गया। Terminating the synthesis of polypeptide, definitely वो terminate कर देगा। The diagram shows a strand of DNA which codes for 4 amino acid. एक 4 कोड्स वाला आपको स्ट्रैंड दिया गया हुआ है। Where would a mutation introducing thymine nucleotide results in the termination of transcription? अच्छा, ये डीएनए की सीक्वेंस है, ये कहता है कहां पर आप जो है वो थाइमीन ऐड कर दें तो उससे फिर स्टॉप कोडॉन मैसेंजर आरएनए में चला जाएगा और उससे ओवरऑल जो पेप्टाइड सिंथेसिस है वो रुक जाएगी। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये आपको ऑप्शन ए गिवन है, तो वो है टी और उसके बाद फिर गैप में आप एक और टी डालेंगे और सी, तो TTC शुड बी द डीएनए कोड देन। अगर TTC कोड होगा तो इससे जो मैसेंजर आरएनए ड्राइव होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ज़्यादा है, आपको टी के ऑपोजिट क्या आएगा? ए, तो TTC की जगह आ जाएगा AAG। तो AAG आ रहा है, UAG नहीं आ रहा है, इट मीन्स ऑप्शन ए कुड नॉट बी द राइट आंसर। आपको समझ में आया कि आपने इमेजिन किया कि यहाँ पर टी और सी के दरमियान में एक और टी आ गया है और उस टी की वजह से डीएनए कोड इज TTC, जबकि वो मैसेंजर आरएनए में जब ट्रांसक्राइब होगा इट विल फॉर्म AAG। ठीक है, तो UAG फॉर्म नहीं करेगा। दूसरा देखें, ए और फिर सी है, दरमियान में टी डालें तो ATC। अब ATC जब बन गया तो ए के ऑपोजिट थाइमीन आता है, बट चूंकि आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर ए के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा, तो दैट वुड बी यू। उसके बाद फिर टी डाला है तो टी के ऑपोजिट ए आ जाएगा, तो UA, और सी के ऑपोजिट जी आ जाएगा, तो UAG विल बी द कोडॉन हेयर जो कि फॉर्म होगा। तो दैट शुड बी द राइट आंसर, जिसकी वजह से स्टॉप कोडॉन बनेगा। और अगर आप यही प्रैक्टिस बाकी जगहों पे करें, बाकी लेट्स से बाकी ऑप्शन देखें, सी और फिर उसके बाद दरमियान में टी डाल दें और ए, तो CTA जो कोड हो जाएगा तो सी के ऑपोजिट जी आ जाएगा, टी के ऑपोजिट जो है वो ए आ जाएगा और जो ए है उसके ऑपोजिट यू आ जाएगा। तो दैट वुड बी GUC, नॉट UAG। ठीक है ना, तो दैट्स द राइट अप्रोच। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द आंसर शुड बी
option B, but for practice I would like you to write the mutated codes for all of the options, ताकि आपको पता चले, practice हो कि mutated codes लिखते कैसे हैं. Okay, let's see the answer together guys. The answer should be B, and yes it is B. ठीक है, तो now you know that B is the right answer. और इसका जो अप्रोच है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अप्रोच है वो आपको समझना ज़रूरी था, एंड वो अप्रोच आपको मैंने बताया. ठीक है जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स इन योर एग्जाम्स, एंड इट इज़ अबाउट अ ड्रग. So there is a drug called colchicine or colchicine is a chemical that stops chromatids from separating during mitosis. So it is a drug that stops chromatids फ्रॉम सेपरेटिंग ड्यूरिंग माइटोसिस. तो अगर आपको याद हो तो सेपरेशन ऑफ जो क्रोमैटिड्स होती है कहाँ होती है, किस फेज में होती है, याद कीजिएगा. मेटा फेज में ये अरेंज हो जाते हैं और फिर एना फेज में सेपरेशंस होती हैं. तो विच फेज विल द सेल रीच एंड स्टॉप डिवाइडिंग? Obviously the answer should be कि it will reach till metaphase and then it will stop dividing because chromatids separate नहीं होंगे and anaphase enter शुरू नहीं हो पाएगा. तो correct answer should be anaphase here, and I think if you have any discrepancy just think about it and go to the right answer, then I'll show you the right answer. Okay, let's see the right answer guys together, and it is C, metaphase. तो meta phase तक जो है वो जाएगा और उसके बाद फिर फर्दर डिवीजन नहीं होगी, एनाफेज नहीं आएगा. ठीक है, अगर यहाँ पर वो सवाल पूछता कि कौन सा फेज फर्दर नहीं होगा तो एनाफेज जवाब हो जाता. यहाँ इसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन से फेज तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फर्दर कौन सा फेज नहीं होगा, तो वहाँ आपने जवाब दे दिया कि मेटा फेज तक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वहाँ क्रोमैटिड सेपरेट अब तक नहीं होते हैं. ठीक है जी, तो ये हो गया ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this question is about transport in mammals. So let's skip this question. Okay guys, now we have another question here. The diagram shows the chromosome of one cell which has been squashed during mitosis. एक diagram है जिसमें आपको again chromosomes नजर आ रहे हैं, और सवाल ये पूछ रहा है कि which stage of mitosis is shown and what is the haploid chromosome number in this species. तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कौन सी स्टेज शो हो रही है. सारे क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अरेंज नहीं हुए हुए, डिसअरेंज हुए हैं, ना ये डबल न्यूक्लियाई है. तो इट कुड बी इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी प्रोफेज और मेटाफेज. इट कुड नॉट बी एनाफेज ऑब्वियसली, बिकॉज अभी हम लोगों ने ऊपर वाले एमसीक्यू में देखा है कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमैटिड्स में सेपरेट हो जाते हैं. तो ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में है. इट मीन्स कि जनाब डेफिनेटली ये जो है वो मेटाफेज है. अगर प्रोफेज होता तो प्रोफेज ज़्यादा लाइकली ऑप्शन होता. ठीक है, क्योंकि मेटाफेज में आपने इक्वेटोरियल प्लेट का पढ़ा हुआ है, अरेंज होते हैं. यहाँ पर चूंकि प्रोफेज है नहीं ऑप्शन, तो मेटाफेज ही है, क्योंकि मैंने बताया तो ओवरलैपिंग हो रही होती है फेजेस की. अब दूसरे पार्ट में उसने पूछा हैप्लॉइड नंबर क्या होगा. तो यहाँ डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, तो यू नीड टू जस्ट काउंट दीज क्रोमोसोम्स. सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स वी हैव हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉइड. तो हैप्लॉइड में जाहिर है कि हाफ हो जाएगा, तो हैप्लॉइड में 5 क्रोमोसोम्स होने चाहिए. तो स्टेज शुड बी मेटाफेज एंड द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी 5 क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर एंड मार्क द राइट आंसर एंड आई विल शो यू दैट वेदर वी आर करेक्ट और नॉट. Okay guys, let's see the answer together, and the answer here is C, and it is showing metaphase and haploid number would be C, 5. ठीक है जी. तो बेटा आपने आज हमारे साथ देखा प्रैक्टिस के दौरान कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू गो. इंशाल्लाह ताला विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन. टिल देन आज के लिए इतना ही. ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.